गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हैं। और मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपने जेईई मेंस, एडवांस, नीट इनके पेपर में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, तो अच्छे से सिंसियरली पढ़ना और मेन चीज़ है कि इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना, ठीक है? तो चलो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो ध्यान रखना कि सिंपल शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल अपोजिट है ना? इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल उल्टा काम करने वाले हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में तो हम देखते थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है वो देखते थे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है उसमें हम उल्टा काम करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कितनी प्रोड्यूस होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे, है ना? तो कई लोग इन दोनों चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं, तो अच्छे ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड का बिल्कुल उल्टा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में तो हम देखते थे कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है वो देखते थे, लेकिन ये जो ईएमआई का जो चैप्टर है उसमें हम उल्टा काम करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट कितनी प्रोड्यूस होती है या मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो बच्चों, अभी ईएमआई के चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करने के पहले एक बार हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लेते हैं। इसका इस चैप्टर में बार-बार यूज होता है। और ध्यान रखना कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही इस ईएमआई के चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स को भी बिल्कुल वैसे ही स्टडी कर सकते हैं, है ना? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को बिल्कुल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के सिमिलर ही स्टडी करेंगे, है ना? उसी क्रम से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं। मैंने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की 2 टाइप की डेफिनेशन होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की भी 2 टाइप की डेफिनेशन होती है। ये ध्यान रखना कि जैसे रेसनिक हेरिडेस के अकॉर्डिंग देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स की परफेक्ट डेफिनेशन तो ये होती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस को जितना काटता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तुमको याद होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की भी बेसिक डेफिनेशन यही थी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वैसे ही कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को जितना काटेगा उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, है ना? जैसे देखो, अगर कभी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस सरफेस को ज्यादा काटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। सरफेस टेढ़ी हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम काट पाएगा तो फ्लक्स कम होगा। और अगर सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो गई हो, तब तो मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस को काट ही नहीं पाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वैसे ही कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को जितना काटता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये तो एनसीआर सॉरी ये तो रेसनिक हेरिडेस की डेफिनेशन हो गई जो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे तो यही डेफिनेशन अच्छी लगती है ना। लेकिन अपनी जो इंडियन बुक होती है जैसे एनसीईआरटी, एचसी वर्मा, उसमें इसकी इंडियन डेफिनेशन दे रखी है। तो इंडियन इंडियन डेफिनेशन ये दे रखी है कि जैसे कोई किसी भी सरफेस से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलते थे, वैसे ही किसी भी सरफेस से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब भी वही है ना। तो बताओ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की सरफेस को ज्यादा काटेगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को कम काट पाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम। और ऐसे ही बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल चला गया, तब तो इस सरफेस से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा। तो कहने को दो दो डेफिनेशन है, लेकिन दोनों का मतलब एक, ये भावना सेम ही है। लेकिन मुझे पहले वाली डेफिनेशन अच्छी लगती है
ये वाली डेफिनेशन मुझे थोड़ी मूर्खतापूर्वक लगती है। कोई एक्चुअली कोई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को गिन थोड़ी सकते हैं। तुम बताओ ना कि क्या मैग्नेट से या किसी वायर से वास्तव में ऐसे तीर निकलते हैं क्या? नहीं निकलते ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हाइपोथेटिकल है, उसके नंबर को काउंट करना वो मुझे नॉनसेंस लगता है, लेकिन समझ जाना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की 2 डेफिनेशन है, बाकी दोनों की भावना सेम ही है। जब तक तुम इंडिया में हो तब तक तुमको ये इंडियन डेफिनेशन ही लिखनी होगी, है ना? बाकी मैं इसी का यूज़ करूँगा कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस को जितना काटता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। कोई मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को ज़्यादा काट पाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, और कोई मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को कम काट पाएगा तो फ्लक्स कम, और कोई मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को काट ही नहीं पाएगा तो फ्लक्स बिल्कुल 0। तो ये तो हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन देख ली। चलो अब हम, है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के क्रम से ही पढ़ रहे हैं, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख ली। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं। मतलब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर क्या-क्या छुपा हुआ है वो देखते हैं, है ना? तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स एक तो किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, है ना? तुम खुद बताओ कि तुम खुद बताओ कि किसी भी प्लेस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर-दूर होंगी, मतलब रेयर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस को कम काट पाएँगी। ये सरफेस से कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो फ्लक्स भी कम होगा। और ऐसे बताओ किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास-पास होंगी, मतलब डेंस होंगी, तो सरफेस को ज़्यादा काट पाएँगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो तो फ्लक्स भी ज़्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड कम तो फ्लक्स भी कम। मतलब बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करेगा या बी के प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हम कॉमन सेंस सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स और किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस एरिया ए के प्रोपोर्शनल होगा, है ना? ये चलो इस बार मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है ना? तो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, लेकिन सरफेस हमने सरफेस एरिया अलग-अलग लिया है। जैसे चलो पहले मान लेते हैं कि उसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने कोई छोटा-सा सरफेस रखा है, तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि उसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने अगर छोटा सरफेस रखें, तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। और अगले केस में उसी मैग्नेटिक फील्ड के सामने कोई बड़ा सरफेस रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा काट पाएगा, मतलब उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो बस बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा तो फ्लक्स भी ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस सरफेस एरिया ए के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो बस अब दोनों को कंबाइन करते हैं, है ना? बस हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ए, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी और प्रोपोर्शनल टू ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी इंटू ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, और हमको अच्छे पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। और ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि यहाँ भी लोगों ने फ्लक्स की यूनिट ऐसे एडजस्ट की ताकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 आए, है ना? तो ध्यान रखना यहाँ भी लोगों ने फ्लक्स की यूनिट ऐसे एडजस्ट की ताकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 आए, है ना? तो तुम खुद बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जानबूझ करके टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर सेट की ताकि कांस्टेंट की कोई गुंजाइश नहीं हो, है ना? तो ध्यान रखना कि फिजिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू बी मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क प्रोपोर्शनल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एफ इनटू आर, तो टॉर्क इक्वल टू बी एफ इनटू आर। वैसे ही इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी लोगों ने फ्लक्स की यूनिट ऐसे एडजस्ट की ताकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आए, है ना? तो बस मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी इनटू ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी बी इनटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट भी बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स की यूनिट लोगों ने जानबूझ के टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर सेट की।
और टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में वेबर बोलते हैं ना। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर जो साइंटिस्ट था उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारी खोजें की थी, इसलिए उसके सम्मान में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में वेबर बोलते हैं ना। तो देखो ये तो गधों टाइप से पूरी डिटेल रामायण बता दी, लेकिन ध्यान रखना कि अब ये पूरी डिटेल रामायण ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना। ये तो पूरी डिटेल कहानी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली बी इंटू ए। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने अभी तक हमने जितने भी केस लिए उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा था, और हमको अच्छे है ना, हमको अच्छे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काटे तब तो फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा, और तब तो फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए होगा। और दूसरा एक्सट्रीम केस भी हम समझ सकते हैं, बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो तब तो सरफेस के ऊपर रेंगता हुआ ही चला जाएगा, मतलब तब तो सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो तब मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा, है ना। तो दो चीजें हम कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो सबसे ज्यादा काटेगा, तो तब फ्लक्स मैक्सिमम होगा और बी इंटू ए, और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तब तो रेंगता हुआ ही चला जाएगा, इसको काट ही नहीं पाएगा, तब फ्लक्स बिल्कुल जीरो। लेकिन चलो अब हम मेन केस देते हैं। अब मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से टेढ़ा है, तो फिर सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं। हाँ बच्चों ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर भी नहीं हो, पैरेलल भी नहीं हो, बल्कि सरफेस से टेढ़ा हो, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं ना। तो चलो इस बार ही मान लेते हैं कि कोई इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है ना। तो इस बार ही मान लेते हैं कोई इमेजिनरी सरफेस है, इसका सरफेस एरिया ए मान लेते हैं, है ना, ये इसका नॉर्मल है, और हमको पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सरफेस के नॉर्मल ही होती है, इसलिए इस डायरेक्शन को हम नॉर्मल डायरेक्शन भी बोल सकते हैं या एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन बोल सकते हैं ना। तो देखो इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है ना, इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वैल्यू बी है। और चलो इस बार मान लेते हैं कि जो काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के परपेंडिकुलर भी नहीं है, पूरी तरह से सरफेस के पैरेलल भी नहीं है, बल्कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा है। और चलो मान लेते हैं कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ या एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर है ना। बस इस बार सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो चलो तुम कॉमन सेंस बताओ कि इस बार सारा के सारा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को काटेगा या इसका एक कंपोनेंट ही काटेगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा है तो पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को नहीं काटेगा, बल्कि उसका एक कंपोनेंट ही काटेगा। तो बस सिंपली इस बी के कंपोनेंट कर लेंगे। तो बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो सरफेस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल, है ना। आराम से बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड बी है और नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट या हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंबित घटक कितना होगा, बी cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये बी sin थीटा। तो इसके कंपोनेंट कर लिए तो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट बी cos थीटा और पैरेलल है टेंजेंशियल कंपोनेंट बी sin थीटा, ये आ गया। चलो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट सरफेस को काटेगा, बताओ। केवल ये जो बी cos थीटा यही कंपोनेंट सरफेस को काटेगा, है ना। तो साफ साफ है ना, बिल्कुल साफ साफ बोल सकते हैं कि बी sin थीटा ये वाला कंपोनेंट तो सरफेस के पैरेलल है। तो बताओ ये, सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना। तो साफ साफ देख सकते हैं बी sin थीटा ये कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल है, ये तो रेंगता हुआ ही चला जाएगा, ये तो सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो इस कंपोनेंट के कारण तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो होगा। तो बस ये जो बी cos थीटा कंपोनेंट है ना, पता है जो बी cos थीटा कंपोनेंट है यही कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है और यही कंपोनेंट सरफेस को काटेगा, तो जो भी फ्लक्स होगा वो केवल इसी कंपोनेंट के कारण होगा, है ना। और तुम खुद बताओ ना, तुम खुद बताओ कि पिछले केस में जो काम बी कर रहा था, है ना, खुद बताओ
तुमको बताओ कि पिछले केस में जो काम बी कर रहा था, इस बार वही काम कौन कर रहा है, बी cos थीटा कर रहा है। तो पिछले केस में फ्लक्स बी इंटू ए था, तो बताओ इस बार फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी की जगह बी cos थीटा इंटू ए हो जाएगा, है ना। या इसको हम सुंदर जमा करके क्या लिख सकते हैं, बी ए cos थीटा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो हो, लेकिन अगर टेढ़ा हो तो फिर उससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए cos थीटा। ये भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जैसा ही आ गया है ना। तो हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा हो तो सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ई ए cos थीटा होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा हो तो सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी ई ए cos थीटा की जगह बी ए cos थीटा, जहां बी तो मैग्नेटिक फील्ड, ए सरफेस का सरफेस एरिया, और इसमें सबसे मेन चीज है थीटा, है ना, सबसे मेन चीज थीटा। तो मैंने तुमको शुरू में ही बोला था कि बताओ इसमें थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल मतलब एरिया वेक्टर के साथ एंगल, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना, ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में थीटा मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ एंगल नहीं होता है, एक्चुअली थीटा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल या मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल। तो ये चीज, है ना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही बताई थी और यही बता रहा हूँ। जैसे ऑप्टिक्स में हम एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, वैसे ही फ्लक्स वाले पार्ट में भी एंगल नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो लिख देता हूँ इसमें थीटा एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द नॉर्मल या एरिया वेक्टर, है ना। तो ध्यान रखना, अब डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से टेढ़ा हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स बी ए cos थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड ए इसका सरफेस एरिया, और इसमें थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ है, एरिया वेक्टर के साथ एंगल। चलो बच्चों, अब ऐसा करते हैं कि इस फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। तुम खुद बताओ कि फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला बी ए cos थीटा है। तो हमको अच्छे पता है कि जो फ्लक्स है वो उसका फॉर्मूला cos थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो उसको वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, है ना। ये पता होगा कि कभी कोई फॉर्मूला sin थीटा की फॉर्म में आए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, और कभी भी कोई फॉर्मूला cos थीटा की फॉर्म में आए तो उसको वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं ना। तो हमको पता है कि बताओ फ्लक्स बी ए cos थीटा है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि बताओ फ्लक्स बेसिकली बी ए cos थीटा होता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, श्रद्धा हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसको आगे डायरेक्ट याद रखना कि कभी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन टेढ़ा हो तो उस केस में फ्लक्स बी ए cos थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल सकते हैं। इतना पता होगा कि बी ए cos थीटा लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, लेकिन कब कौन सा यूज करना हो स्मार्टनेस होनी चाहिए ना। तो ध्यान रखना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ अगर एंगल दे रखा हो तब तो बी ए cos थीटा यूज करेंगे, लेकिन अगर हमको एंगल नहीं दे रखा हो, अगर हमको बी और ए वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में मतलब आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा हो, तो फिर हम फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर यूज करेंगे ना। एक और चीज देख सकते हैं, है ना, एक और चीज देख सकते हैं, बताओ फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ गया ना, मतलब हम, है ना, मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और फ्लक्स चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इससे फ्लक्स एक टाइप का स्केलर होता है। ये मैंने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में ही बताया था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में ही बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी चूंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर है। तो इसको बिल्कुल स्केलर के टाइप से ऐड कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है ना, उसको काटने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का, सॉरी, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण गुजरने वाला फ्लक्स 10 है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण गुजरने वाला फ्लक्स जैसे 8 है। तो बताइए इस सरफेस से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली 10 प्लस 8,
है ना? कई लोग तो मूर्खों टाइप से रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ बी cos थीटा लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो अभी बताया था कि फ्लक्स कोई वेक्टर नहीं होता, फ्लक्स बिल्कुल एक स्केलर होता है। तो उसको स्केलर के टाइप से मतलब रुपए पैसे के टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो बताओ, जेब में से इधर 10 रुपए निकले और इधर से 8 रुपए निकले, तो कुल कितने रुपए निकले? 18 रुपए। वैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स 10, इसके कारण 8, तो टोटल फ्लक्स आंखें बंद करके 10 प्लस 8 मतलब 18 लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले इसके दो स्पेशल केस लेते हैं। ये दोनों स्पेशल केस हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में भी देखे थे, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में भी दो स्पेशल केस लेते हैं। पहला केस वो लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, और दूसरा स्पेशल केस वो लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है ना? तो चलो पहले फर्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। तो चलो पहले स्पेशल केस में मानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलर काट रहा है, मतलब सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल है। उस केस में फ्लक्स कितना होगा वो देखते हैं ना। चलो इस बार मान लेते हैं कोई भी ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए, इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इस केस में हमको दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना। तो वैसे तो कोई स्मार्ट पर है ना, वैसे कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है तो सबसे ज्यादा काटेगा, तो इस बार फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? सिंपली बी इंटू ए। लेकिन एक बार गधों टाइप से फॉर्मूला लगा करके करते हैं ना। बस हमको पता है कि इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली कितना होता है? बी ए कॉस थीटा, है ना? सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली बी ए cos थीटा, और हमको अच्छे पता है कि इसमें थीटा मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल है। तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर या नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? 0। तो इस बार थीटा 0 होगा। थीटा 0 होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा और 1 होगा, और cos थीटा 1 होगा तो इस बार गुजरने वाला फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा और सिंपली बी इंटू ए होगा, है ना? तो देखो, अब आगे बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है ना। अब आगे डायरेक्ट याद रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो सबसे ज्यादा काटेगा। तो उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? सिंपली बी इंटू ए। अब इसमें लोग मूर्खता क्या करते हो सुन लेना। कोई डायग्राम नहीं, नॉर्मली लैंग्वेज में दिया होता है कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कई मूर्ख लोग परपेंडिकुलर सुनते ही थीटा 90 डिग्री लिख देते हैं और पूरा गलत हो जाता है ना? तो ध्यान रखना अच्छे से कि इसमें जो थीटा है ना, इसमें जो थीटा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो बताओ, मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के तो एलोंग होगी, तो इस बार थीटा 0 होगा तो cos थीटा 1, तो फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए, है ना? तो ये गधों टाइप से अभी एक्सप्लेन किया, लेकिन अब आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो या सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल हो, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा और सिंपली बी इंटू ए, कोई cos थीटा की जरूरत नहीं है। चलो अब सेकंड स्पेशल केस लेते हैं। तो अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है ना। तो चलो इस बार ही मान लेते हैं कोई भी इमेजिनरी सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए, इसको काटने वाला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। और देखो डायग्राम में दिख रहा है कि इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है उस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, तो इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? तो स्मार्ट पर्सन तो बिल्कुल फीलिंग से बोलेगा कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो ग्लेस करते हुए चला जाएगा, मतलब रेंगते हुए चला जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके 0। लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो हमको पता है कि फ्लक्स बेसिकली कितना होता है? बी ए cos थीटा। और चमका कर बताया था कि इसमें थीटा मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो तब नॉर्मल के साथ एंगल 90 होगा, तो थीटा 90, थीटा 90 तो cos 90 0।
तो इस केस में सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो, लेकिन इसमें भी मूर्खता करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो रेंगते ही चला जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स आंखें बंद करके जीरो। अब इसमें ही लोग बेवकूफी क्या करते हो सुन लेना। तो कई लोग क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, तो गधों टाइप से पैरेलल सुनते ही थीटा जीरो लिख देते हैं और पूरा कचरा कर देते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें थीटा सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 तो कॉस थीटा जीरो, तो फ्लक्स भी जीरो। तो देखो, इसमें भी गधों टाइप से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसमें भी डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो काट ही नहीं पाएगा, रेंगते हुए चला जाएगा। तो उस केस में सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, इससे फ्लक्स आंखें बंद करके जीरो। ठीक है ना? तो इन दोनों स्पेशल केस का अपने बार-बार यूज होता है, इसलिए इनको मैंने अलग से बता दिया, तो बस आ गया ना। आगे इन दोनों स्पेशल केस में गधों टाइप से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो तब तो सरफेस को सबसे ज्यादा काटेगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम पॉसिबल होगा बी इंटू ए। और ऐसे ही कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो सरफेस के पैरेलल रेंगता हुआ चला जाएगा, सरफेस को काट ही नहीं पाएगा, तो फ्लक्स बिल्कुल जीरो। तो इन दो स्पेशल केस में फॉर्मूले को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और एंगल हो जैसे कि 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसा कोई और एंगल हो तो फिर फ्लक्स के लिए बी ए cos थीटा लगाना है। बाकी इन दोनों स्पेशल केस के लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन फटाफट देख लेना है ना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसी सर्कुलर सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इसकी रेडियस 4 मीटर है। देखो, इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है जिसकी वैल्यू 10 टेस्ला है और इसका सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री है। तो हमको देखना है कि इस इमेजिनरी सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो देखना है। तो हमको पता है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दे रखा है, इसलिए इस बार इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी ए cos थीटा। और मैंने चमका कर बताया था कि इसमें थीटा मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ एंगल होता है ना। तो तुम खुद बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का इस सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो नॉर्मल के साथ एंगल 60 डिग्री होगा। तो थीटा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल वो 60 डिग्री। तो इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी तो 10 टेस्ला, ए इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 60, और कॉस 60 1 होता है। तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास, ये 80 पाई है ना, 80 पाई वेबर। तो इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 80 पाई वेबर ये हो गया। या मूर्खों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाली टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 80 पाई होगी, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चलो, इसी का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो देखो, अभी तो हमको एंगल दे रखा था इससे फ्लक्स के लिए बी ए cos थीटा लगाया, लेकिन कई बार एंगल नहीं देता, उसकी जगह बी वेक्टर ए वेक्टर सबको वेक्टर फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप में दिया होता है। तो तब फिर हम फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर उसका यूज करेंगे ना। तो उसका भी क्वेश्चन देख लेना। तो चलो, इस बार हमको दे रखा है कि इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसी पैरेललोग्राम की सरफेस है, ठीक है ना। तो हमको दे रखा है कोई प्लेन पैरेललोग्राम सरफेस है, इसकी किसी भी एक साइड को हम लेंथ फैक्टर बोल देते हो 2i के प्लस 3j के, और उसकी दूसरी एडजेसेंट साइड को हम विड्थ वेक्टर बोल सकते हैं, ये 2j के माइनस 3k के दे रखी है। इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म तो है लेकिन टेढ़ा है, और वो 1i के प्लस 2j के प्लस 3k के पे। तो हमको देखना है कि इस इमेजनरी पैरेललोग्राम सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो देखना है। तुम खुद बताओ कि पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड का एंगल दे रखा था, इससे फ्लक्स बी ए cos थीटा। इस बार एंगल नहीं दे रखा है बल्कि सबको आई कैप जे के वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो बताओ, इस बार हम फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या श्रद्धा हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर तो हमको लड्डू मिठाई से दे रखा है, हमको मेनली
है ना? हमको मेनली इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो तुमने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा होगा कि कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी पैरेललोग्राम हो, तो उसका एरिया कितना होता है? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका एरिया कितना होगा? एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एल वेक्टर तो 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस बी वेक्टर 2j कैप माइनस 3k कैप कितना हो गया? बस हमको पता है कि 2/2 का सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसके लिए डिटरमिनेंट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 4 और आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया? के कैप। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो -6 और आई कैप क्रॉस के कैप उल्टा क्रम है इसलिए माइनस जे कैप आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई, तो इसमें इसका करोगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कुछ भी हो, लेकिन जे कैप क्रॉस जे कैप 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -9 और जे कैप क्रॉस के कैप कितना हो गया बताओ? आई कैप। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर हमारे पास कितना आ गया यार? -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप ही हो गया। बस अब हमको देखना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स का वेक्टर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस, सॉरी क्या लिख दिया, बी वेक्टर इतना है डॉट ए वेक्टर। तो होता है इसका एरिया वेक्टर कितना है? -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। बस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए सिंपली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आई कैप के कोफिशिएंट में आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू -9 प्लस जे कैप में जे कैप का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 6 और के कैप के कोफिशिएंट में के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ गया? ये 12 और 12 24, 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो इसको सॉल्व करोगे तो इस सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 60 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर बोल सकते हैं। तो बस इस प्लेन पैरेललोग्राम वाली सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 15 वेबर होगा, या मूर्खों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इस सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी 15 होंगी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को गिन सकते हो। देखो बच्चों, अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो तब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका ईएमआई में अपने यूज होगा, है ना? इसको देख लेना। देखो इस बार नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का यूज कर रहे हैं, जिसमें करंट आई फ्लो करा रहे हैं। अब देखो यहाँ से एल डिस्टेंस पर ऐसी कोई प्लेन स्क्वायर सरफेस रखी हुई है जिसकी लेंथ भी एल और विड्थ भी एल है। तो बस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्क्वायर सरफेस को काटेगा, तो वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना? स्टार्ट करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं। तो हमको पता है कि इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो हमको पता है कि पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है तो बड़ा क्रॉस, दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो छोटा क्रॉस। इस तरह से इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एल साइड की कोई स्क्वायर सरफेस रखी है जिसकी वायर से डिस्टेंस भी एल है ना? बस देखते बताओ, है ना? देखते बताओ कि स्क्वायर सरफेस के हर एक एलिमेंट की वायर से डिस्टेंस अलग-अलग है, तो हर एक एलिमेंट को काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी अलग-अलग होगा, तो हर एक एलिमेंट से फ्लक्स भी अलग-अलग गुजरेगा। तो बताओ टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, है ना? मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेट करने के लिए इस पूरी स्क्वायर सरफेस को ऐसी पतली-पतली पट्टियों में बाँटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर
है ना? ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की पतली सी पट्टी लेते हैं, या पतला सा एलिमेंट लेते हैं। तो तुम बताओ, इस पतले से एलिमेंट की लेंथ तो कितनी है l और विड्थ कितनी है dx। तो बताओ इस पतले से एलिमेंट का एरिया कितना होगा, l इंटू dx, है ना? और बताओ, वायर के कारण इस पतले से एलिमेंट पर भी गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, है ना? और बताओ, वायर के कारण इस पतले से एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर, है। तो वायर के कारण इस पतले से एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर क्या होगा, इस एलिमेंट की वायर से डिस्टेंस x प्लस एल, है ना? बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि वायर के कारण इस एलिमेंट पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा। मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर काटेगा तो फ्लक्स सिंपली b इंटू ए। तो बस आराम से, है ना? आराम से बताओ कि इस पतले से एलिमेंट को काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड इतना है, और इस पतले से एलिमेंट का एरिया कितना है, एल dx। तो तुम बताओ कि इस पतले से एलिमेंट से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, b इंटू ए की जगह डी ए, है ना? तो बोल सकते हैं इस पतले से एलिमेंट से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी तो इसको काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपन 2 पाई x प्लस एल इंटू डी ए, इस पतली सी एलिमेंट का एरिया कितना है, एल डी एक्स। तो बताओ, पतली सी पट्टी से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, तो इस पूरे स्क्वायर सरफेस से गुजरने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पहले से ही बाहर निकाल लेता हूँ। तो म्यू नॉट आई एल ओपन 2 पाई, ये कांस्टेंट है तो बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन dx ओपन x प्लस एल इतना होगा। और लिमिट रखते हैं, तुम बताओ कि dx से तो x की लिमिट रखेंगे, तो बताओ x यहाँ से मेजर करें ना, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल 0, फिर x इक्वल 1 2 3 करते हुए लास्ट पट्टी ये होगी जिसके लिए x इक्वल टू l। तो बताओ ये स्क्वायर सरफेस कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, x इक्वल 0 से l तक फैली हुई है, तो लिमिट भी x इक्वल 0 से x इक्वल टू l। इसका इंटीग्रेशन में अलग से कर लेता है ना, तो हमको पता होगा कि dx ओपन x जैसा दिख रहा है, बस x की जगह x की लीनियर टर्म आ गई, तो इंटीग्रेट की वही स्किल कि पहले पूरे का इंटीग्रेशन और फिर x का कोफिशिएंट नीचे, 1 ओपन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 ओपन x प्लस l का इंटीग्रेशन log x प्लस l इंटू फिर x का कोफिशिएंट 1 नीचे, तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और लिमिट रख देते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। तो द अपर लिमिट पे x की जगह l रखेंगे तो log l प्लस l मतलब 2l माइनस, लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो log l। तो होता log a माइनस log b को क्या लिख सकते हैं, log a ओपन b, तो log 2l ओपन l, ये कितना हो गया ln2। तो इस पूरे नमूने का इंटीग्रेशन ln2, तो बस बोल सकते हैं कि वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सर्कुलर सरफेस से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट आई एल ओपन 2 पाई इंटू ln2, इस टाइप से निकाल सकते हैं ना। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं, ये ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि अगर काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो बताओ, छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स b इंटू डी ए, तो होता है इस पूरी सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन b इंटू डी ए। और देखो इस बार तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करी थी, लेकिन बताओ अगर मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर ऐसा खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड हो जिसकी वैल्यू भी चेंज करी हो, डायरेक्शन भी चेंज करी हो, तो फिर उससे गुजरने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन बी डीए की जगह इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ये लगाएंगे। तो ये भी हमने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के सिमिलर मैग्नेटिक फ्लक्स के भी अलग अलग लेवल के फॉर्मूले पढ़ लिए, है ना? तो एक बार सारे लेवल के फॉर्मूले बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो तो फिर फ्लक्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला बी इंटू ए। दूसरा पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो लेकिन सरफेस से टेढ़ा हो तो फ्लक्स बी ए cos थीटा मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तीसरी चीज पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड की केवल वैल्यू चेंज करी हो तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेशन बी डी ए। और सबसे लास्ट में देखा कि अगर
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज कर रही हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रही हो, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। देखो, जहां मैं खत्म कर रहा हूँ, कई बुक में यहीं से स्टार्ट किया होता है ना, तो कई बुक में फ्लक्स डिफाइंड ऐसे किया होता है कि फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बात तो सही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये फ्लक्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। देखो बच्चों, अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को कंप्लीट स्टडी कर लिया। तो अब हम ईएमआई के चैप्टर में सबसे पहली चीज फैराडे का लॉ पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना कि जिस टाइप से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की स्टार्टिंग ऑरोस्टेट के लॉ से हुई थी, वैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्टिंग फैराडे के लॉ से हुई थी। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम फैराडे का लॉ पढ़ते हैं। मतलब एक बार देखते हैं कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके क्या-क्या कंक्लूजन निकाले उसने, वो देखते हैं। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखना। फैराडे ने सिंपली कंडक्टिंग वायर की, मतलब कॉपर से बनी हुई कोई ऐसी कॉइल ली थी, जिसको हिंदी में कुंडली बोलते हैं ना। तो कॉपर वायर से बनी कोई सी कॉइल ली थी, और इस कॉइल में वोल्टेज जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए उसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। अब देखो, इस कॉइल के सामने उसने नॉर्थ साउथ का कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा था। तो हमको पता है कि इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और बताओ, इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो इस कॉइल की सरफेस को काटेंगी, मतलब इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स भी गुजरेगा। तो बस फैराडे को देखना था कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण लूप में कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो उसको देखना था। ये तो देखो, सबसे पहले उसने क्या किया कि इस मैग्नेट को बिल्कुल फिक्स रखा, मतलब स्टेशनरी रखा, और उसने देखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसने मैग्नेट को फिक्स रखा, मतलब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, और उसने देखा कि मैग्नेट को अगर फिक्स रखें तब तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, मतलब इस लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ बिल्कुल जीरो है ना। तो उसके बेसिस पे फैराडे ने कंक्लूजन निकाला कि बताओ, अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तो इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन अगर मैग्नेट को स्टेशनरी रखेंगे तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा। कह सकते हैं ना कि मैग्नेट को स्टेशनरी रखें तो इस लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। और ऐसा करने पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब इस केस में लूप में कोई ईएमएफ या कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पर है ना, इसके बेसिस पर फैराडे ने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो लूप में कोई वोल्टेज या कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, है ना। तो बस फैराडे का जो पहला कंक्लूजन है वो भी डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। हम एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई फैराडे का पहला कंक्लूजन ध्यान रखना है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भले 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, है ना। ध्यान रखना कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भले 1 करोड़ भी हो, लेकिन लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो लूप में कोई वोल्टेज या कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मैंने लिख भी दिया है ना। तो फैराडे का पहला कंक्लूजन ध्यान रखना कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, लेकिन कांस्टेंट हो, तो इस लूप में कोई वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। हाँ बच्चों, अब फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखना, है ना। फैराडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखना। देखो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि अब मैग्नेट को ये पास ले गया, है ना। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले गया। और हमको पता है कि मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएं तो बताओ, अब कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। और ऐसा होने पर उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आता है, मतलब
इस लूप में कॉइल में निश्चित कुछ न कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना? तो उसके बेसिस पे फैराडे ने कंक्लूजन ये निकाला कि बताओ, इस मैग्नेट को लूप के पास ले जाएंगे तो बताओ, अब लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, मतलब इस लूप में कुछ न कुछ वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, है ना? तो ये देखा कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़े तो लूप में कुछ न कुछ वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होता है ना? अब अगली बार उसने क्या किया कि अब इस मैग्नेट को लूप से दूर ले गया, है ना? तो हमको पता है कि मैग्नेट को लूप से दूर ले जाएं तो बताओ, अब इस लूप पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, और ऐसा करने पर इस बार भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया, मतलब इस बार भी भले अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इस बार भी लूप में कुछ न कुछ वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। बस उसके बेसिस पे फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि बताओ, अगर मैग्नेट को दूर ले जाएं, है ना, मैग्नेट को दूर ले जाएं तो बताओ, अब मैग्नेट के कारण इस कॉइल पर गिरने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घटेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घटे तब भी लूप में कुछ न कुछ वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होता है ना? तो बस हम पक्का बोल सकते हैं, है ना? तो हम बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, है ना? बोल सकते हैं कि कभी भी किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ घटे, मतलब किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो इस लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये तो चिंता मत करना, ये दोनों चीजें मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है ना, वही फैराडे के दोनों कंक्लूजन हमने देख लिए ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भले 1 करोड़ भी हो, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो लूप में कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा हो या टाइम के साथ घट रहा हो, मतलब किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो लूप में कुछ न कुछ वोल्टेज या कुछ न कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ बच्चों, अभी प्रोड्यूस वोल्टेज है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा या किस चीज पे डिपेंड करेगा वो उसको देखना था। तो उसके लिए उसने पहले क्या किया कि मैग्नेट को धीरे धीरे पास ले गया, है ना? तो उसके लिए फैराडे ने पहले ऐसा किया कि मैग्नेट को बहुत धीरे धीरे पास ले गया, और उसने देखा कि मैग्नेट को बहुत धीरे धीरे पास ले आते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कम आता है, मतलब इस लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ कम हुआ। और अगले केस में उसने ऐसा किया कि मैग्नेट को बहुत तेजी से पास ले गया, मतलब एक झटके में पास ले गया, और उसने देखा कि ऐसा करने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, मतलब प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा आ रहा है। तो देखो उसके बेस है ना, उसके बेसिस पर फैराडे ने कंक्लूजन निकाला कि बताओ, मैग्नेट को अगर धीरे धीरे पास ले जाएं तो लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कम रेट से बढ़ेगा, मतलब इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो उस केस में वोल्टेज या ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस हुआ। और अगर मैग्नेट को बहुत तेजी से, मतलब एक झटके में पास ले जाएं तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, मतलब ज्यादा रेट से बढ़ेगा, मतलब अगर मैग्नेट को बहुत तेजी से पास ले जाएं तो उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, तो उस केस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी ज्यादा है, मतलब लूप में प्रोड्यूस ईएमएफ या वोल्टेज भी ज्यादा है बच्चों। उसके बेसिस पे ना, इसके बेसिस पे फेराडे ने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज कराओ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो तो इस लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ भी कम होगा, और किसी भी लूप में फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहा हो, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो तो लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा, है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा। तो बस उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज
या इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अंडरस्टूड है ना? तो ये ध्यान रखना कि किसी भी लूप से, है ना? डायरेक्ट अब ध्यान रखना कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भले ही 1 करोड़ हो, लेकिन टाइम के साथ कांस्टेंट हो, तो लूप में कोई वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो फिर लूप में कुछ ना कुछ वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होता है। और, है ना? और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ ये फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पे डिपेंड करता है ना? हम बोल सकते हैं कि किसी भी लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है? तो प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अंडरस्टूड है। तो चलो आराम से बताओ ना, आराम से बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम फाई बोले, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोल सकते हैं? डी फाई बाई डी टी। तो बस हम, है ना, बस हम कह सकते हैं कि किसी लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कि किसी भी लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी। ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको प्रोड्यूस वोल्टेज बोलते हैं, लेकिन परफेक्ट शब्दों में इसको इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि किसी लूप में प्रोड्यूस ईएमएफ, है ना, किसी लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज है इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, तो हमको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और ध्यान रखना कि यहाँ भी लोगों ने, है ना, यहाँ भी लोगों ने फ्लक्स और ईएमएफ की यूनिट ऐसे जिसकी, ताकि कांस्टेंट की वैल्यू 1 आए। ठीक है? तो ध्यान रखना कि इसमें भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है। और ध्यान रखना कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आया, और फिजिक्स में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। तो वैसे यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। तो डायरेक्ट याद रखना कि किसी भी लूप में इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, तो किसी भी लूप में इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी डी फाई बाई डी टी। यस बच्चों, अब हम कंफर्म, है ना, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज करे, तो इस लूप में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब इस लूप में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि इस लूप में ऐसा बैटरी ऐसा बन जाएगा, है ना? ये बोल सकते हैं कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो फ्लक्स चेंज के कारण लूप में वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब पूरे लूप में ऐसा बैटरी ऐसा बन जाएगा, है ना? और इस लूप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू बी डी फाई बाई डी टी, है ना? मतलब डायग्राम में बोल सकते हैं कि किसी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज करे, तो इस लूप में ईएमएफ है वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, मतलब इस पूरे लूप में ऐसा बैटरी ऐसा बन जाएगा, जिस बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ कितना होगा? डी फाई बाई डी टी। अब तुम बताओ, है ना, तुम सोच के बताओ कि फ्लक्स चेंज के कारण लूप में वोल्टेज या ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया, और अगर सर्किट भी कंप्लीट हो तो फिर करंट भी फ्लो होगी, है ना? तो ये बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं कि फ्लक्स चेंज के कारण लूप में वोल्टेज या ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया, और इस बार मान लेते हैं कि सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार करंट भी फ्लो होगी। और ये जो करंट फ्लो होती है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। वो कितनी होगी वो भी देख सकते हो, है ना? तो बस हम आराम से बोल सकते हैं कि फ्लक्स चेंज के कारण लूप में वोल्टेज या ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया, और सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार करंट भी फ्लो होगी। और हम, है ना, हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी बताओ? रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, है ना? तो इस लूप में इंड्यूस करंट कितनी प्रोड्यूस होगी? कितनी प्रोड्यूस होगी? रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो चलो 1 अपन आर को तो ऐसे ही रहने देते हैं। और बताओ रास्ते का नेट ईएमएफ या लूप में प्रोड्यूस ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं? डी फाई बाई डी टी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि फ्लक्स चेंज के कारण वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया, सर्किट भी अगर कंप्लीट हो तो करंट भी फ्लो होगी। और कितनी फ्लो होगी? रास्ते का नेट ईएमएफ डी फाई बाई डी टी ओपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस आर। और जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं ना। अब चलो
ये इंड्यूस करंट आ गई ना। अब इसमें हाँ, ये तो इंड्यूस करंट आ गई। अब हमको देखना है कि इस पूरे प्रोसेस में किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ, है ना। बता इंड्यूस करंट कितनी आ गई, 1/r इंटू डी फाइव बाई डी टी। तो ये तो इंड्यूस करंट आ गए। हमको देखना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ड्यूरिंग किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। तो बताओ इस करंट के अंदर चार्ज फ्लो छुपा होता है ना। और बताओ करंट को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब डी क्यू बाय डी टी लिख सकते हैं। तो तुम बताओ इस सॉल्व करेंगे तो इस डी टी से डी टी कैंसल, तो बताओ डी टी से डी टी कैंसल, तो बताओ डी क्यू, है ना, डी क्यू अपने पास कितना आ गया बताओ, 1/r इंटू डी फाइव ये हो गया। तो बहने वाला स्मॉल चार्ज है, तो हमको देखना है कि बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा वो देखना है। तो उसके लिए सिंपली दोनों इंटीग्रेट करते हैं और बताओ। अभी हमको जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो जनरल लिमिट रखते हैं इनिशियल से फाइनल, और इधर भी इनिशियल से फाइनल, है ना। तो तुम आराम से बताओ ठीक है ना, आराम से बताओ कि बताओ ओनली डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बहने वाला टोटल चार्ज, है। तो वही कि बताओ इंटीग्रेशन, है ना, ओनली डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बहने वाला टोटल चार्ज, तो इसको क्यू टोटल बोल देते हैं, इक्वल टू आरएचएस में 1/r कांस्टेंट है बाहर, और बचा ओनली डी फाइव। तो ओनली डी फाइव का इंटीग्रेशन फाइव, अपर लिमिट रखेंगे तो फाइव फाइनल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो फाइव इनिशियल। और तुम बताओ कि फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लक्स में टोटल चेंज है। तो फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल को टोटल चेंज इन फ्लक्स मतलब डेल्टा फाइव लिख सकते हैं। तो इससे हम क्लियरली, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, डेल्टा फाइव ओपन आर मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन आर। ये इसको एक्सप्लेन करके हम फाइव फाइनल माइनस फाइव इनिशियल ओपन आर भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों अभी हमने फेराडे के लॉ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए। तो देखो अब तुम, है ना, अब तुम मान के चलना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में हमको इंड्यूस ईएमएफ पूछता है या फिर बहने वाली करंट पूछता है। तो बस अब तुम मान के, है ना, अब तुम मान के चलना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करने का बस घिसा पिटा एक ही तरीका कि सबसे पहले लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। और लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हो पहले पढ़ चुके हैं ना। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म और सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा हो, तब तो गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म तो लेकिन सरफेस को टेढ़ा काट रहा हो, तो फिर गुजरने वाला फ्लक्स बी ए cos थीटा होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर फ्लक्स के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा, है ना। बस फ्लक्स निकालना पहले सीख चुके हैं ना। तो मान के चला कि ईएमआई के जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करने का है बस एक ही रटा रटा तरीका कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे ना। तो सबसे पहले लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोड्यूस वोल्टेज है इंड्यूस ईएमएफ आ गया। और बताओ इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो फिर सर्किट में बहने वाली करंट कितनी होगी, सिंपली रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, है ना। तब घबराना मत, मान के चलना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में घिसा पीटा बस एक ही तरीका कि पहले लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर डी फाइव बाई डी टी करेंगे मतलब फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। और फिर सर्किट में बहने वाली करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ ओपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस, उससे करंट आ जाएगी। और अगर कोई डराने के लिए पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ड्यूरिंग किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, तो इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी भी सेक्शन से बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, डेल्टा फाइव ओपन आर मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन लूप का रेजिस्टेंस आर। ये आ गया।
देखो बच्चों, हम लोग ने तो यही पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण लूप में इंड्यूस ईएमएफ सिंपली d∅dt होता है। लेकिन अगर अपनी इंडियन बुक में देखोगे तो अपनी इंडियन बुक में लिखा होता है कि किसी भी लूप में प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅dt लिखा होता है ना। इसमें d∅dt तो फेराडे के लॉ से आता है, और ये जो माइनस है वो लेंज लॉ से आता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि बुक में देखो तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस d∅dt लिखा होता है। इसमें d∅dt तो फेराडे के लॉ से, और ये जो माइनस है वो लेंज लॉ से आता है ना। तो ध्यान रखना कि बुक में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस d∅dt लिखा होता है, तो ये भी कोई गलत नहीं है ना। तो बुक में जो लिखा है वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग इस माइनस का यूज नहीं करेंगे। हम तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला सिंपली d∅dt यूज करेंगे। और अच्छे ध्यान रखना कि हम लोग तो इस फॉर्मूले से तो इंड्यूस ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है। तो ध्यान रखना कि हम कोई माइनस नहीं लिखेंगे, हम तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला सिंपली d∅dt यूज करेंगे। और ध्यान रखना कि हम लोग, है ना, हम लोग तो इस फॉर्मूले से इंड्यूस ईएमएफ का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी माइनस आए तब भी इसको इग्नोर करते हैं ना। जैसे कि d∅dt करने पर -5 वोल्ट आ गया, तो इस माइनस को हम काट देंगे, है ना। तो ध्यान रखना कि हम लोग इस माइनस का यूज नहीं करते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि हम लोग तो, है ना, हम लोग तो इस फॉर्मूले से तो केवल इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का केवल मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। माइनस साइन है तब भी इसको इग्नोर करते हैं, और जो डायरेक्शन है उसको लेंस के लॉ से अलग से एडजस्ट करते हैं, जो आगे पढ़ेंगे, है ना। तो फिर से बोल रहा हूँ, आगे कंफ्यूज मत हो रहा है। ध्यान रखना कि बुक में इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅dt लिखा होता है, तो वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन ये माइनस से चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखना कि हम लोग माइनस का यूज नहीं करेंगे। हम तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला केवल d∅dt यूज करेंगे। और ध्यान रखना कि हम लोग तो, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले से तो इंड्यूस ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, माइनस आए तब भी इसको इग्नोर करते हैं ना। तो फॉर्मूले से तो हम इंड्यूस ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बाकी जो डायरेक्शन है उसको हम लेंस लॉ से अलग से एडजस्ट करेंगे, जिसको आगे पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग तो ईएमएफ इक्वल टू d∅dt इसी का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर अपने किसी एग्जाम में इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ, जैसे कि ए ऑप्शन में इंड्यूस ईएमएफ d∅dt है, और उसके कंपटीशन में बी ऑप्शन में इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅dt, इन दोनों में कंपटीशन हो, तो फिर हमको अपना किताबी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर बहाना ये बनाएंगे कि ये जो ए ऑप्शन है वो तो इंड्यूस ईएमएफ की केवल वैल्यू बता रहा है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बता रहा है ना। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर हम महामूर्खों टाइप से फिर ए को टिक करेंगे, फिर बहाना बनाएंगे कि डायरेक्शन तो अंडरस्टूड होती है। तो इतनी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तुमको आना चाहिए ना। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो देखो अभी हमने, अब बच्चों देखो अभी हमने किसी लूप में प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ d∅dt ये पढ़ लिया हमने, है ना। लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि जो हमने ईएमएफ d∅dt निकाला है ना, इस ईएमएफ को बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब उस इंस्टेंट का ईएमएफ, है ना। तो ध्यान रखना अभी तक हमने देखा कि लूप में इंड्यूस ईएमएफ d∅dt, तो ध्यान रखना कि d∅dt से ये जो ईएमएफ निकालते हैं उसको परफेक्ट शब्दों में उस इंस्टेंट का ईएमएफ, मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं। तो हमको पता है ना, हमको पता चल गया किसी लूप में इंड्यूस ईएमएफ, है ना, किसी लूप में इंड्यूस ईएमएफ है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, तो d∅dt आ गया। लेकिन कई बार डराने के लिए पूछता है कि इस लूप में प्रोड्यूस एवरेज ईएमएफ कितना होगा, है ना। तो ये एवरेज वाली चीज तुमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ी होगी, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन में तुमको बताया होगा कि वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds/dt, और ऐसे एवरेज वेलोसिटी डेल्टा s बाय डेल्टा t, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। वैसे एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt, और ऐसे एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपन टोटल टाइम। तो वैसे यहाँ भी है ना। तो वैसे यहाँ भी बोल सकते हैं कि लूप में प्रोड्यूस ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तो d∅dt, और वैसे एवरेज ईएमएफ क्या होगा, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, है ना। बोल सकते हैं कि किसी लूप में ईएमएफ या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ d∅dt, और लूप में प्रोड्यूस एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, मतलब टोटल फ्लक्स में चेंज ओपन टोटल टाइम।
या फ्लक्स में टोटल चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ओपन डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ईएमएफ है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डी फाई डी टी, और एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, मतलब फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन टोटल टाइम, ये लिख सकते हैं हम। तो देखो कई बार हमको पूछता है कि लूप में प्रोड्यूस एवरेज करंट कितनी होगी। तो देखो एवरेज करंट को निकालने के दो तरीके हैं ना। तो एवरेज एवरेज करंट को निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका तो ये है कि पहले तुम एवरेज ईएमएफ निकालो। तो एवरेज ईएमएफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी से एवरेज ईएमएफ आ जाएगा। और फिर अगर हमको एवरेज करंट पूछे तो बताओ करंट कितनी होती है, रास्ते का ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो एवरेज करंट कितनी होगी, एवरेज ईएमएफ अपन रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखना कि एवरेज करंट को निकालने का सबसे स्मार्ट तरीका तो यही है कि पहले एवरेज ईएमएफ निकालो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी से, और एवरेज करंट कितनी होगी, एवरेज ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस आर। लेकिन एवरेज करंट तुम दूसरे दृष्टिकोण से भी निकाल सकते हो ना। तो तुम खुद बताओ कि बताओ करंट या इंस्टेंटेनियस करंट तो dq बाय dt होती है। तो बताओ एवरेज करंट कितनी होगी, डेल्टा q बाय डेल्टा टी, जहां डेल्टा q बहने वाला टोटल चार्ज। तो बहने वाला टोटल चार्ज कितना होगा, फ्लक्स में टोटल चेंज ओपन आर। दोनों से करो आंसर वही आएगा, दोनों की भावना भी सेम है। लेकिन हम लोग तो एवरेज करंट के लिए फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, पहले एवरेज ईएमएफ निकालो डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और फिर एवरेज करंट पूछे तो एवरेज ईएमएफ ओपन रास्ते का रेजिस्टेंस आर। देखो बच्चों अब हम फैराडे के लॉ पर बेस कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ना। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो बस हमको बस यही चेक करना है कि इन केसेस में, ठीक, इन लूप्स में बस ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी, बस उतना ही चेक करना है ना। और उसमें कंसेप्ट बस वही है कि बताओ कभी भी लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो तो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी, और किसी भी लूप से गुजरने वाला फ्लक्स अगर टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो उसमें कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगी, है ना। तो चलो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, है ना। ये सारे तुम्ही को करने हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखो इसमें हमको दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं, और इसमें जो करंट बहा रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज करा रहे हैं। चलो अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी के टाइप से चेंज करा रहे हैं, जहाँ अल्फा और बीटा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब बताओ इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना। तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई रिंग रखी है, और डायग्राम में दिख रहा होगा कि रिंग को ऐसे रखा है ताकि करंट कैरिंग वायर उसके एक्सिस के अलोंग है। तो हमको देखना है कि इस कंडक्टिंग रिंग में कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी, वो देखना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। चलो बच्चों मेरे ख्याल से कर लिया होगा, तो एक बार बताया था ना। कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं ना। तो बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम वही ऑरोस्टेट का लॉ लगा सकते हैं, है ना। तो मैंने क्लास में बताया था, मैंने क्लास में बताया था कि कभी भी सीधा वायर हो तो क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखते हैं, तो ये जो मुड़ी अंगुलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है ना। बस आराम से बताओ कि इस केस में करंट ऊपर की ओर बह रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो अंगुलियां ऐसी हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप की शेप में होगा। ये तो वही मैंने यहाँ डायग्राम में बता दिया है कि बता करंट की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो अ, ये जो अंगुलियां वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी, तो अंगुलियां ऐसी आ रही हैं, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप की शेप में होगा, इस टाइप का होगा, है। तो वही कि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे तो अंगुलियां ऐसी हैं, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर लूप के टाइप होगा। अब तुम बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप की फॉर्म में है, और इस बार बताओ जो कंडक्टिंग रिंग रखी है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, है ना, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के प्लेन में हो तो लूप के पैरेलली चक्कर लगाता रहेगा, बाकी इस लूप की सरफेस को काट नहीं पाएगा। तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो का जीरो ही रहेगा, है ना।
कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप की शेप में है और जो रिंग है वो भी हॉरिजॉन्टल है। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड लूप के पैरेलल ऐसे सर्कुलर चक्कर लगाता रहेगा, बाकी लूप की सरफेस को काट बिल्कुल नहीं पाएगा। तो इस बार इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 का 0 ही रहेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 का 0 ही रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। मतलब इस लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज है ईएमएफ भी 0 होगा। ईएमएफ 0 होगा तो ऑब्वियसली लूप में बहने वाली इंड्यूस करंट भी 0 होगी। चलो बच्चों, इस पे बेस एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज कराने के लिए करंट को भी टाइम के साथ चेंज कराते हैं और चलो इस वायर में बहने वाली करंट टाइम के साथ I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टाइप से चेंज करी और हमको पता है कि वायर में बहने वाली करंट चेंज करेगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज करेगा, है ना? अब देखो, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम रख दी है, मतलब कंडक्टिंग मेटल से बना कोई रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है, ठीक है ना? देखो, ये जो लूप है वो वायर के प्लेन में ही है और डायग्राम से साफ-साफ दिख रहा है कि ये लूप बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा है, मतलब लूप का आधा पार्ट तो वायर के ऊपर है, आधा पार्ट वायर के नीचे ऐसा रखा है। बस हमको पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी, वो देखना है। तो इसको भी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके सोच करके बताओ। चलो बच्चों, शायद तुमने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है कि ये जो लूप है, इस लूप में भी कोई ईएमएफ या कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, है ना? इसको कर लेते हैं चलो। कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज किया है, तो हमको पता है कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। चलो पहले ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो बताओ, करंट कैरिंग सीधा वायर है तो सीधा रूल लगाएंगे, है ना? वही, करंट आगे की ओर बह रही है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे। फिर इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हथेली को इस साइड और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे तो अंगुलियां ऊपर की ओर आ रही हैं। तो अंगुलियां बाहर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की ओर, मतलब डॉट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ टैब पे बता नहीं पाऊंगा, बाकी समझ गए होंगे, है ना? क्योंकि करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, हथेली इधर और फिर अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे तो अंगुलियां बाहर की ओर है, इससे इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब डॉट डायरेक्शन में होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो बड़ा डॉट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो छोटा डॉट और छोटा डॉट इस टाइप से होगा। और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, वही चीज कि करंट की डायरेक्शन में अपनी अंगुलियां रखेंगे, नीचे देखते हैं तो हथेली को नीचे की ओर रखेंगे और अंगुलियों को परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा। और बताओ, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो बड़ा क्रॉस, इधर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो छोटा क्रॉस, इस टाइप से होगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं ना, पक्का बोल सकते हैं कि इस वायर के कारण ऊपर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में और नीचे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो रेक्टेंगुलर लूप रखा हो बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा है, मतलब लूप का जितना पार्ट ऊपर की ओर है उतना ही पार्ट वायर के नीचे की ओर है। तो तुम बताओ कि, है ना, तुम बताओ कि ऊपर वाले पार्ट से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, नीचे वाले पार्ट में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर जाएंगी। तो इस रेक्टेंगुलर लूप से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा, है ना? तो साफ-साफ देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर लूप सिमेट्रिकल रखा है, तो बताओ, ऊपर वाले पार्ट से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, नीचे वाले पार्ट में सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर जाएंगी, है ना? मतलब ऊपर वाले पार्ट से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, नीचे वाले पार्ट में उतना का उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हो जाएगा। तो इस लूप से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 का 0 ही रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा, मतलब लूप में प्रोड्यूस या लूप में इंड्यूस ईएमएफ भी 0 होगा और इंड्यूस ईएमएफ 0 तो लूप में इंड्यूस करंट भी 0 होगी। इजीली कर सकते। हाँ बच्चों, इसी बेस अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुन लेना। देखो, इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इनफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज किया है, जिसमें
करंट टाइम के साथ चेंज करा रहे हैं, मान लेते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के टाइम से चेंज करा रहे हैं, तो पता है कि करंट टाइम के साथ चेंज कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम के साथ चेंज करेगा। अब इस बार भी है ना, इस बार भी इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम या रेक्टेंगुलर लूप रखा है, लेकिन इस बार लूप को अनसिमेट्रिकल रखा है, मतलब है ना, वायर के ऊपर लूप का पार्ट कम है और वायर के नीचे लूप का पार्ट ज्यादा है, ऐसे अनसिमेट्रिकल रखा है। बस हमको देखना है कि इस बार इस रेक्टेंगुलर लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी, वो देखना है ना। तो 1 मिनट के लिए सोच के बताओ कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं। शायद कर लिया होगा। देखो इसका आंसर है कि इस बार ये लूप अनसिमेट्रिकल रखा है ना, मतलब इस बार इस लूप में कुछ ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी, है ना, इसको कर सकते हैं ना। तो वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमने इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का यूज किया है, तो हम देख चुके हैं, है ना, पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं कि इस इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। और वही अपने सीधे वाले रूल से देखें तो ऊपर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म होगा। हमको पता है कि पास में मैग्नेटिक फील्ड बड़ा डॉट, दूर में छोटा डॉट, फिर और छोटा डॉट और छोटा डॉट, ऐसा होगा। और नीचे वाली साइड देखें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और पास में बड़ा क्रॉस, फिर दूर में छोटा क्रॉस, फिर और छोटा क्रॉस, इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो वो हम वापस से बताने की जरूरत नहीं, बोल सकते हैं कि सीधे वायर के कारण ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में और नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में। लेकिन बताया ना, लेकिन तुम बताओ कि इस बार इस लूप को सिमेट्रिकल नहीं बल्कि अनसिमेट्रिकल रखा है, तो बताओ इस बार क्या डॉट और क्रॉस वाला सारा के सारा फ्लक्स कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि इतने तुम खुद बताओ कि इस बार ऊपर वाले पार्ट से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, नीचे वाले पार्ट में उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी, तो इस बार रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, है ना। ये भी देख सकते हो, दूसरे दृष्टिकोण से भी बोल सकते हो कि इस बार ऊपर एरिया कम है, नीचे एरिया ज्यादा है, तो बताओ इस बार ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का फ्लक्स कैंसिल नहीं होगा, पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो बताओ कि इतने पार्ट के फ्लक्स से बताओ इतने पार्ट का तो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा, सही बोला ना? जैसे कि 3 सेंटीमीटर ये भी 3, तो हम बोल सकते हैं ना कि इस बार है ना, इस बार पूरा फ्लक्स कैंसिल नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि इस बार इतने पार्ट के फ्लक्स से इतने पार्ट का तो फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला फ्लक्स तो बचेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार पूरा फ्लक्स कैंसिल नहीं होगा, इतने पार्ट के फ्लक्स से इतने पार्ट का फ्लक्स तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट से फ्लक्स गुजरेगा वो बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार इस लूप से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा बल्कि क्रॉस डायरेक्शन में होगा। मतलब बोल सकते हैं ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस बार लूप से गुजरने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, है ना। और साथ में भी बताओ, है ना, इतने पार्ट का फ्लक्स बचेगा तो इस बार लूप से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा। और तुम बताओ, है ना, सोच के बताओ कि इस बार वायर में बहने वाली करंट टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इसके कारण इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और तुम बताया ना, तुम बताओ कि इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इस बार लूप में कुछ ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। फिर बताओ ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और साथ में एक सर्किट भी कंप्लीट है, तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इन दोनों केसेस में तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो केस है जिसमें लूप को अनसिमेट्रिकल रखा है, इसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी, है ना। और तुम बताओ कि इस बार लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है ना। तो वही कि एरिया और थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो उसके कारण फ्लक्स भी चेंज करेगा, मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये पता चल गया कि इस बार एरिया कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज के कारण इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। चलो बच्चों, इसमें दो और क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको ही बताना तुम ढंग से, है ना। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल की बनी 3 रॉड्स हैं जो कि फिक्स हैं, और बीच में कंडक्टिंग मेटल की एक और रॉड रख दी है, और इस पूरे सिस्टम पर क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया है जो डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म भी है और टाइम के साथ
कांस्टेंट भी है ना? इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो टाइम के साथ कांस्टेंट भी है ना? अब देखो, पहले केस में हम क्या कर रहे हैं कि इस रॉड को भी बिल्कुल फिक्स रख रहे हैं, तब इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा वो देखना है। और सेकंड केस में भी सब कुछ वही चीजें हैं, लेकिन सेकंड केस में ये वाली जो रॉड है उसको हम v की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करा रहे हैं, तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा वो बताना है। 1 मिनट सोच करके बताओ। चलो देख लो, तो इसका आंसर ये होगा कि इस केस में तो कोई ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगी, लेकिन ये वाला जो केस है उसमें लूप में ईएमएफ या करंट कुछ इंड्यूस होगी, है ना? चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, है ना? तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्रॉस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लगाया है जो कि यूनिफॉर्म भी और कांस्टेंट भी है, और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया कि इस रॉड को भी फिक्स रख दिया है। बाकी 3 तो फिक्स है ही, लेकिन इस कंडक्टिंग रॉड को भी फिक्स रखा है। तुम बताओ कि बताओ इस बार भी है ना? तुम बताओ कि इस बार भी है क्रॉस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की सरफेस को काटेगा, मतलब इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल कांस्टेंट होगा, है ना? तुम खुद बताओ कि काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और अगर रॉड फिक्स हो तो लूप से एनक्लोज एरिया भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। तो तुम बताओ कि अभी इस लूप से है ना, अभी इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन ये जो फर्स्ट केस है ना, इस केस में लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कांस्टेंट होगा, सिंपली बी इंटू ए। ये तो बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट केस में लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा तो सही, लेकिन गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। और हमको पता है कि गुजरने वाला फ्लक्स टाइम के साथ कांस्टेंट हो तो डी फाई बाई डी टी 0 होगा, तो लूप में प्रोड्यूस ईएमएफ भी 0 होगा, और ईएमएफ 0 होगा तो इंड्यूस करंट भी 0 होगी। तो बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन था, है ना? अब मेन पार्ट पे आ रहा हूँ, है ना? तो इस बार भी सेम वही कैसे हो, तो 3 फिक्स रॉड है, बीच में मूवेबल रॉड है, कोई क्रॉस डायरेक्शन का यूनिफॉर्म और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, लेकिन है ना? लेकिन सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली कंडक्टिंग रॉड को v की कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो अब इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा वो देखना है ना? तो तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार भी क्रॉस डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की सरफेस को काटेगा, मतलब लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा। और तुम बताओ ना, तुम बताओ कि इस बार है ना, तुम बताओ कि इस बार ये वाली जो रॉड है उसको v की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो तुम बताओ कि v की वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कराएंगे तो तब लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ेगा, और तब एनक्लोज एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना? तो ये ध्यान रखना कि सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन इस रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे ना, तो इस रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे तो इस लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ेगा, और तब लूप से एनक्लोज एरिया बढ़ेगा तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ बढ़ेगा, है ना? और तुम बताओ कि रॉड को आगे की ओर मूव कराएं तो एरिया बढ़ेगा, लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, और तुम बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इस बार लूप में कुछ ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, है ना? और तुम बताओ कि ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और इधर से सर्किट भी कंप्लीट है तो इस बार करंट भी इंड्यूस होगी। तो इस फर्स्ट केस में तो नहीं, लेकिन सेकंड केस में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी, है ना? अब देखो, है ना बच्चों? तो इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो, बता ये वाला जो केस था, है ना, ये वाला केस था, उसमें काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट था, थीटा भी कांस्टेंट था, लेकिन रॉड को आगे की ओर मूव कराएंगे तो लूप से एनक्लोज एरिया टाइम के साथ चेंज करेगा, तो एनक्लोज एरिया भी टाइम के साथ चेंज करेगा तो फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा तो लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी, है ना? तो ध्यान रखना, है ना? अच्छे ध्यान रखना कि इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और इस केस में एनक्लोज एरिया ए चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो बच्चों इसका एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, मतलब कोई रेक्टेंगुलर लूप है। इस पर हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जो शुरू में इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो डिस्टेंस के साथ यूनिफॉर्म भी है और टाइम के साथ कांस्टेंट भी है। तो हमको पता है कि अगर लूप को ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल फिक्स रखें तब तो गुजरने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो तब तो इस लूप में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन
अब ऐसा करें कि इस लूप को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ऐसे देख सकते हो कि इसे लूप है, तो इस लूप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस लूप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाएं, तो इस बार लूप में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी या नहीं होगी वो देखना है ना। शायद तुमने सोच लिया होगा, तो एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो वही बताओ, इस लूप को काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है और लूप से एनक्लोज एरिया ए भी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार लूप को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। तो बताओ, लूप को घुमाएंगे तो लूप का नॉर्मल भी घूमेगा, और नॉर्मल घूमेगा तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज करेगा। तो तुम बताओ कि बी कांस्टेंट ए कांस्टेंट, लेकिन एंगल थीटा चेंज कर रहा है, तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा, है ना। हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी और ए कांस्टेंट है, लेकिन थीटा चेंज कर रहा है, तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इस बार इस लूप में कुछ ना कुछ वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब बताओ, वोल्टेज या ईएमएफ भी इंड्यूस होगा और सर्किट भी कंप्लीट है, तो इस बार करंट भी इंड्यूस होगी, तो इस केस में भी ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, है ना। और चलो तुम बताओ कि इस बार काटने वाला मैग्नेटिक फील्ड बी भी कांस्टेंट है, लूप से एनक्लोज एरिया ए भी कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज कर रहा है, और थीटा चेंज कर रहा है तो उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। तो तुम बताओ, तो तुम सोच के बताओ कि ये वाला जो केस था, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। उसके बाद ये वाला जो केस था, उसमें एरिया ए चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और ये वाला जो केस है उसमें एंगल थीटा चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। तो बस अब हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं, है ना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स बेसिकली बी ए कॉस थीटा होता है ना। तो हम बिल्कुल ये तो अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि बताओ, किसी भी लूप में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए ना, बोल सकते हैं कि किसी भी लूप में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज होना चाहिए, या फिर एनक्लोज एरिया ए चेंज होना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा चेंज होना चाहिए ना। ये ध्यान रखना कि किसी भी लूप में ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए, और फ्लक्स चेंज होने के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज होना चाहिए, या फिर एनक्लोज एरिया ए चेंज होना चाहिए, या फिर थीटा चेंज होना चाहिए। तो देखो, अब आगे हम कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ, फिर दूसरे टाइप के एग्जांपल में एरिया ए चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ, और तीसरा एंगल थीटा चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ। ऐसे अलग-अलग करेंगे क्वेश्चंस। फिर बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज के कारण ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो देखते हैं। तो उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा टाइप का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम में मैंने लिख दी है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। देखो, इस बार भी हमको, है ना, इस बार भी हमको दे रखा है कि कंडक्टिंग मेटल से बनी कोई सर्कुलर रिंग है, मतलब सर्कुलर लूप है। इसकी रेडियस आर दे रखी है, इसके वायर की रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, और बहुत पतला सा वायर है, और हमको दे रखा है कि ये जो पतला सा वायर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब देखो, इस सर्कुलर लूप को, है ना, इस सर्कुलर लूप को क्रॉस डायरेक्शन के किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मतलब, है ना, मतलब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ तो यूनिफॉर्म है, लेकिन टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर के डाई से चेंज कर रहा है, जहां अल्फा और बीटा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, और कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है कि टाइम के साथ साथ अल्फा टी वाली जो टर्म है वो भी टाइम के साथ बढ़ेगी, और बीटा टी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो भी टाइम के साथ बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इस लूप से गुजरने वाला फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो लूप में वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो बस हमको देखना है कि
किसी भी जनरल टी टाइम में इस लूप में वोल्टेज या ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और फिर इस लूप में करंट कितनी इंड्यूस होगी वो देखना है, और सबसे लास्ट में हमको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो बच्चों, मैंने तुमको अभी बिल्कुल चमका कर बताया था कि ईएमआई में कभी भी हमको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट पूछे तो उसको निकालने का बिल्कुल सेट रटा-रटाया तरीका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ आ गया तो लूप में बहने वाली करंट कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ वन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो वैसे ही करते हैं। चलो सबसे पहले हम किसी भी जनरल टी टाइम पर लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं, है ना। तो तुम खुद बताओ, ठीक है, तुम खुद बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब इस बार भी मैग्नेटिक फील्ड लूप की सरफेस को बिल्कुल परपेंडिकुलरली काट रहा है, और मैंने चमका कर बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा हो तो उस केस में तो फ्लक्स सिंपली बी इंटू ए। तो बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करा है, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर इंटू ए, लूप से एनक्लोज एरिया, तो सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आर है, तो लूप से एनक्लोज एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया ना। तो हमको पता है कि इस बार एनक्लोज एरिया तो कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करा है तो फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज करेगा, और फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करेगा तो लूप में वोल्टेज या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और हमको पता है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, सिंपली डी फाई बाई डी टी प्लस फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बताओ पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन, तो पहली टर्म में अल्फा कांस्टेंट है बाहर, और टी का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बीटा कांस्टेंट है बाहर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लूप में प्रोड्यूस वोल्टेज या ईएमएफ कितना आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम में लूप में वोल्टेज या ईएमएफ तो इतना इंड्यूस होगा, है ना। अब तुम बताओ, है ना, कि तुम बताओ कि इस फ्लक्स चेंज के कारण लूप में ईएमएफ या वोल्टेज भी है ना, फ्लक्स चेंज के कारण लूप में ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब लूप में ऐसा बैटरी ऐसा बन जाएगा ना। तो तुम बताओ कि फ्लक्स चेंज के कारण लूप में वोल्टेज या ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया, और सर्किट भी कंप्लीट है, तो कंफर्म है कि इस बार करंट भी बहेगी, और करंट कितनी बहेगी, रास्ते का नेट ईएमएफ अपन रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो तुम बताओ कि रास्ते का नेट ईएमएफ तो कितना है, अल्फा प्लस 2 बीटा टी इंटू पाई आर स्क्वायर अपन इस पूरे सर्कुलर रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको पता है कि पूरे सर्कुलर रास्ते का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल टोटल ओपन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए। रो तो इसकी रेजिस्टिविटी एल टोटल, तो एल टोटल इस वायर की टोटल लेंथ 2 पाई आर अपन ए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, पतला सा वायर होगा ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो बस इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ इतना प्रोड्यूस होगा, लूप में करंट इतनी बहेगी, ये आ गया है ना। अब देखो मैंने तुमको चमका कर, है ना, तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि इन फॉर्मूले से तो हम इंड्यूस ईएमएफ या करंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर -5 ऐसा कोई नेगेटिव आता तो उसको इग्नोर करते हैं ना। मैंने बताया था कि, मैंने बताया था कि इन फॉर्मूले से तो ईएमएफ या करंट का केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बाकी डायरेक्शन को हम लेंस के लॉ से अलग से एडजस्ट करते हैं, है। तो चलो फॉर्मूले से तो ईएमएफ या करंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लेंस लॉ लगाएंगे। तो लेंस लॉ क्या होता है वो देखते हैं।